वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी PYQ की सीरीज, जो कि UPPSC द्वारा पिछले जितने भी वर्षों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे UPPCS है, RO या अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें GS के कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब्जेक्ट में। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ ही अभी जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है ना, ASC RO की वैकेंसी है, या फिर UPPSC RO की न्यू वैकेंसी आ रही है 2026 की। इवन आप मेंस भी टारगेट कर रहे हैं इस बार का, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स भी इनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए पेड ग्रुप के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो स्टडी मटेरियल पा सकते हैं जो सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के साथ साथ आपके नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। क्लासेस के साथ नोट्स तो पढ़ेंगे ही, बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी नोट्स दिए जाते हैं जो आप रिवीजन कर सकें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और करंट अफेयर, इन सभी का टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ में पेड क्विज भी, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप जिन भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे UPP से प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा मेंस का भी आप देख सकते हैं पेड ग्रुप अवेलेबल है। ये UPPCS मेंस का है, जिसमें आप देखेंगे ये 7800 में आपको पूरा दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल। साथ में आप पा सकते हैं अलग से हिंदी का। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा GS की आंसर राइटिंग या फिर आप ऐसे आंसर राइटिंग का अलग से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये UPPCS मेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, GS की भी। और जो आपका GS 5-6 है, सिर्फ उसकी अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। इसके अलावा जो अगला कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये UPPCS प्रीलिम्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल, सिर्फ उतना दिया जाएगा और उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो UPPCS का एग्ज़ाम और प्रीलिम्स में डायरेक्टली 134 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी SCS के स्टडी मटेरियल से थे। अगर आप मेंस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आगे 2026 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ करंट अफेयर की भी दिक्कत आ रही ना, तो वो इस पेड ग्रुप के साथ आपकी दिक्कत ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह का RO का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। सभी के लिए आपको ये नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको वही स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आज के क्वेश्चन कराने से पहले मैंने जैसे कि राष्ट्रपति के लिए आपको सारे आर्टिकल्स रिवाइज कराए थे, आज ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए मैं आपको लर्न कराऊंगी। तो एक एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो पहला हो जाता है आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 में किसकी बात की गई है? उपराष्ट्रपति के पद की। अगला आर्टिकल फिर से इन्हीं के लिए हो जाता है आर्टिकल 64, पदेन सभापति के बारे में इसमें बोला गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे, कहाँ के? राज्यसभा के। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन होंगे? जब ऐसी आकस्मिक कोई स्थिति आ जाएगी तो आर्टिकल 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अपना धारण करेंगे। आर्टिकल 66 भी इन्हीं से रिलेटेड है, जिसमें निर्वाचन की बात की गई है। नेक्स्ट है 5th वाला, वो कौन सा हो जाएगा? तो पदावधि कितनी होगी? 5 साल की होगी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 67। आर्टिकल 68 में क्या दिया गया कि उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या किया जाएगा? निर्वाचन या चुनाव करा लिया जाएगा। नेक्स्ट 69, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें इनकी शपथ दी गई है। इनकी शपथ, जो अनुसूचियाँ, शेड्यूल जो हमारी हैं, उनमें आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ अलग से होती है। ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगी। तो इनकी शपथ के लिए आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 69 याद रखेंगे। तो अब जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं इमरजेंसी के समय, ये आर्टिकल 70 में दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 76,
ये किससे रिलेटेड है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76। ठीक है, इनको भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है सेम इनकी भी योग्यता होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। इनका वेतन कितना होता है? तो निश्चित पारिश्रमिक नहीं है, जो राष्ट्रपति निर्धारित कर देते हैं वही रहता है। अपना त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं, इतना याद रखिएगा। महान्यायवादी के बारे में पूछा जा सकता है। तो सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं, सदस्य नहीं होते, बोल सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। संयुक्त अधिवेशन हो, कोई संसदीय समिति हो, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस भी करनी हो तो भी इसमें सब में भाग लेते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और आर्टिकल आपको याद रखना होगा, वो है आर्टिकल 148। किससे रिलेटेड है? कैग से रिलेटेड। तो कैग के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ये लोक वित्त के संरक्षक होते हैं। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। इनका कार्यकाल हम लोगों ने पढ़ा था 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। मतलब अगर 65 साल के हो गए हैं और 6 साल पूरा नहीं भी हुआ तो भी पद से हटेंगे। अगर 65 वर्ष के नहीं है तो 6 साल अपना पूरा करके अपना कार्यकाल तभी पद से हटेंगे। अगर इनको पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, ठीक उस प्रकार इनको भी अपने पद से हटाया जा सकता है। इनकी योग्यता संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर इनकी योग्यता का उल्लेख आप कैग एक्ट 1971 के द्वारा देख सकते हैं। इसके द्वारा निर्धारित किया गया है। वेतन जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होने के बाद इस संघ या राज्य के अधीन सेवाओं में कार्य करने के योग्य नहीं रहते। अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बाकी इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आगे डिस्कस करती रहूँगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको तैयार हो गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो जब क्या होता, मत बराबर हो जाते हैं, टाई होता है, तो कास्टिंग वोट कौन करता है? हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछला क्वेश्चन ही था, लोकसभा अध्यक्ष करता है। पर ये आर्टिकल कौन सा है जिसके द्वारा ये करते हैं? तो ये आर्टिकल हो जाएगा सी, आर्टिकल 100। ये तो आसानी से याद हो सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती या वीवी गिरी? इसका राइट आंसर जीवी मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? बी झाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या फिर के.एस. हेगड़े? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या मीरा कुमार? इसका राइट आंसर डी है, मीरा कुमार, जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, क्या? कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। उनके पास कौन सा एक अधिकार होगा अगर उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं? तो जब भी मत बराबर होगा तो ये कास्टिंग वोट कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, जी.एम.सी. बालयोगी, मनोहर जोशी या पी.ए. संगमा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है पी.ए. संगमा, ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और एक एक करके प्रश्न आप देखते चलिए। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय पर, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या तृतीय वाचन में? देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले वाचन में सबके पास कॉपी भेज दी जाती है, सब लोग देख लेते हैं। दूसरे वाचन पे इस पर बहस होती है, जो भी संशोधन होना, जो कुछ होना है इस दूसरे वाचन में होता है। तीसरे वाचन में सिर्फ मतदान के लिए रखा जाता है, तो दूसरा वाचन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 424 क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप में प्राप्त हैं? धन या फिर वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में या अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में? ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसलिए
लोकसभा की शक्ति यहाँ पर राज्यसभा से अधिक होती है। नेक्स्ट है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। तो इसमें ये भी शक्ति लोकसभा के पास होती है कि इसमें संशोधन करना है, इसका निरस्तीकरण करना है, वो सिर्फ लोकसभा कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ अपनी क्या कर सकती है, जो अपनी संस्तुति है पेश कर सकती है, लेकिन उसका मानना या ना मानना लोकसभा पर ही डिपेंड है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में भी यहाँ पर अनन्य शक्ति लोकसभा के पास है, किंतु अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में ये राज्यसभा की अनन्य शक्ति है, ना कि लोकसभा की। तो फोर्थ जिस भी ऑप्शन में वो सारे हट जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बी, यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये राज्यसभा का एकांतिक शक्ति है और ये कई बार स्टेटमेंट वाइज भी पूछा गया। इस बार यूपीपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 2 स्टेटमेंट में। तो तैयार करना है, पिछले प्रश्न हेल्प करते हैं जिनके बारे में आपको डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए। बाकी ये लोकसभा की शक्ति है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो ये राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? इसका राइट आंसर है 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्या ये सही है? नेक्स्ट देखिए, इसके सदस्य, ये तो सही ही है, आंसर तो हमारा यही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, गलत हो जाएगा। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, ये भी गलत है। भारत के महान न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 429 है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो राज्यसभा तो भंग ही नहीं होती ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोई भी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना है, दोनों सही हो गए। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत है। केवल राज्यसभा बना सकती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ और भी फैक्ट्स इंक्लूड कराए हैं, लर्न भी कराया, रिवीजन कराया आर्टिकल्स का, क्योंकि बीच बीच में अगर आप आर्टिकल्स आपके छूट जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके वहीं से करेक्ट नहीं हो पाते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं भी आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और हाँ, SC RO UPPCS और RO की जो न्यू वैकेंसी आ रही है यूपीपीएससी के द्वारा, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। इस बार सिलेक्शन लेना है ना आपको, आपका इसी साल सिलेक्शन हो तो आपको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। और सारे कोर्सेज आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे भी मिलेंगे और मैंने नंबर्स भी प्रोवाइड किया, सारी डिटेल स्टार्टिंग में दी, आप उन पर कॉल कीजिए नंबर्स पे और जानकारी लेकर के अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।